नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब लोग? एकदम चकाचक, कोई टेंशन नहीं। उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अब एज यूजुअल हम पहले लास्ट डे का लेक्चर रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 106 एंड 107 के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या देखा था कि बोले 106 एंड 107 ये बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास पावर होते हैं कि वो पीस एंड गुड बिहेवियर मेंटेन करने के पर्पज से बॉन्ड भरने की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कह सकता है। प्लीज मेरे साथ रिवाइज करते जाएंगे अगर अपना भला चाहते हैं तो हमने पढ़ा था सेक्शन 106 एंड 107। 106 एंड 107 में हमने क्या पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट के पास पावर होते हैं कि वो किसी एक्यूज पर्सन से क्या कर सकता है, बॉन्ड भरने की बोल सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बोल सकता है। कब बोल सकता है कि वो जब चाहता है कि इसका बिहेवियर, इसका कंडक्ट अच्छा रहे। फिर हमने दो प्रोविजन देखे थे। 106 में ये था कि जब उसे सजा सुनाई जा रही है तब उससे सिक्योरिटी ली जा रही है। एंड वहां हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम कितने साल की, 3 साल तक का बॉन्ड भरवाया जा सकता है। बट जरूरी था कि वो 106 सबसेक्शन 2 वाले ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ हो। याद आ रहा ना। फिर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 107 बताओ क्या था। हाँ, उसने ऑफेंस किया नहीं था, वो कोई ऑफेंस कर सकता था। तो प्रिवेंटिव एक्शन लेने के पर्पज से, उसे रोकने के पर्पज से हम पहले से ही उससे क्या भरवाना चाहते हैं, बॉन्ड भरवाना चाहते हैं। वहां बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना था, 1 साल था। तो 106 और 107 में बेसिक डिफरेंस क्या था? वेरी गुड, बोलेंगे मेरे साथ। 106 कब लगता है, जब कन्विक्शन हो रहा हो। 107 कब लगता है, जब प्रिवेंटिव एक्शन लेना हो। अभी कन्विक्शन है नहीं, अभी उसने ऑफेंस किया नहीं, बट फिर भी हम उसे सिक्योरिटी भरने की बोल रहे हैं। 106 में 3 साल तक की सिक्योरिटी का बोला जा सकता है। 107 में 1 साल तक की सिक्योरिटी का बोला जा सकता है। ठीक है। फिर 106 में उन 4 में से कोई एक ऑफेंस होना जरूरी है। 107 और 106 बेसिकली दोनों रिलेटेड तो उसी से थे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या बताया था मैंने, कामनेस। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, और अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ा था। अनलॉफुल असेंबली मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि 5 या ज्यादा व्यक्ति जब एक ही जगह इकट्ठा होते हैं किसी अनलॉफुल पर्पस से, तो उसे अनलॉफुल असेंबली बोल सकते हैं। उसे हटाने के प्रोविजन हमने कितने तरह के पढ़े थे, 2 तरह के। वेरी गुड। एक था सिविल फोर्स, वेरी गुड। दूसरा क्या था, बोलो, आर्म फोर्स, है ना। तो पहले सिविल फोर्स का यूज किया जाएगा एंड उससे अगर मैनेज नहीं होता तो आर्मी वालों को बुलाया जाएगा। सिविल फोर्स में हमने देखा था पुलिस ऑफिसर ये काम करेगा, आर्म फोर्स में आर्मी वाले ये सब काम करेंगे। ठीक है। फिर और क्या पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था कि पुलिस वाले के अगेंस्ट अगर आपको केस फाइल करना है अनलॉफुल असेंबली वाले मैटर पर, अगर आपको पुलिस वाले के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो हमने देखा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। जबकि अगर आर्मी वाले के अगेंस्ट आपको केस फाइल करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब अच्छा, पब्लिक न्यूसेंस भी पढ़ा था हमने। पब्लिक न्यूसेंस के अंदर क्या देखा था, न्यूसेंस मतलब क्या समझाया था मैंने, बोलो। हाँ, एनीथिंग विच इज इंजूरियस। अब अगर वो पब्लिक के लिए इंजूरियस है तो पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा, वो प्राइवेट पर्सन के लिए इंजूरियस है तो प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने देखा था मजिस्ट्रेट के पास पावर होते हैं कि 5 तरह के न्यूसेंस को वो हटा सकता है। पहला क्या था, अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन, जो पब्लिक प्लेस को डिस्ट्रक्ट कर रहा हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो। दूसरा क्या था कि कोई गुड्स या सर्विसेज थी जो हमारे लिए क्या हो चुकी है, हार्मफुल हो चुकी है, फिर भी कोई व्यक्ति उसे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसे हटाने के लिए था। तीसरा क्या था, कोई कंस्ट्रक्शन था, बिल्डिंग था जो कि एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है या वो क्या है, अदरवाइज हार्मफुल हो चुका है। एंड फिफ्थ क्या था, डेंजरस एनिमल को हटाने का। बेटा ये प्रैक्टिस बहुत रखना बहुत जरूरी है। जो पुराना आपने पढ़ा है फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट लगते हैं, बट अगर मेरे साथ आप फटाफट रिवाइज करते जाओगे तो आपको कल पढ़ा हुआ सब रिकॉल होगा, क्योंकि रिवीजन से ही चीजें याद होती है, अदरवाइज नहीं। ये चीज आई समझ में। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है। क्या हेडिंग दिया बोल के हेडिंग बोला ना आपने। अब देखें, प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंट करना मतलब क्या होता है बेटा, रोकना।
है ना। एंड रोकोगे कब? जब एक व्यक्ति ने अभी ऑफेंस किया नहीं है, वो ऑफेंस कर सकता है, तो उसे ऑफेंस करने से हम रोक रहे हैं। प्रिवेंशन वर्ड का मतलब समझ में आता ना। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? रोकना। रोकोगे कब? जब अभी उसने वो गलत काम किया नहीं है या वो कर रहा है तो उसका काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन तो वैसे भी हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। इन्वेस्टिगेशन वो काहे के लिए करता है? बोले एविडेंसेस कलेक्ट करने के पर्पज से करता है, पढ़ा था ना हमने। तो ये दो वर्ड, एक तो हुआ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब क्या? रोकथाम करना, रोकना। किसी भी चीज को रोकोगे कब? जब वो हुई नहीं है, होने वाली है या अंडर प्रोसेस है, तो हम उसे रोक सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन तो बोले पुलिस ऑफिसर करता है। काहे के लिए करता है? एविडेंसेस कलेक्ट करने के पर्पज से करता है। ठीक है। अब हमें बोला है कॉग्निजेबल ऑफेंस। जल्दी से बताओ बेटा, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या था? यस बोलेंगे सब, है ना। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या था? जिसमें ऑफेंडर कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। वारंट क्या था? तो बोले मजिस्ट्रेट की परमिशन होती है। दो पर्पज से हमने देखा था, सर्च वारंट होता है, अरेस्ट वारंट होता है, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। तो अब क्या बोला है कि किसी पुलिस ऑफिसर को इंटीमेशन मिलती है, किसी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है। काई की इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन मिलती है? कि कुछ पर्संस आर प्लानिंग टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, दे आर डिजाइनिंग टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप समझे मेरी बात? तो यहां जो वर्ड दिया डिजाइन, डिजाइन मतलब क्या है? यहां पर प्लान, प्रिपरेशन करना, प्लानिंग करना। तो पुलिस ऑफिसर को ये इंटीमेशन मिली है कि कुछ पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वापस से लेना, पुलिस ऑफिसर को ये इंटीमेशन मिलती है कि कुछ पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं, किया नहीं है, तो क्या पुलिस ऑफिसर ही बोलेगा हो जाने दे ऑफेंस फिर चलेंगे? वैसे भी हमने मूवीज में देखा है कि पुलिस आती कब है? तो बोले ऑफेंस हो जाता उसके बाद। या पुलिस आती कब है? कि जब हीरो किसी डेड बॉडी में चाकू लगा हुआ उसे निकाल रहा है, उसी मोमेंट पर पुलिस आती है। या पुलिस आती कब है? कि जब हीरो उस रिवॉल्वर को उठा रहा है, जैसे रिवॉल्वर से मर्डर हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता कि मूवीज में एकदम से दिखाते हैं तो इसको देख के ऐसा लगता है कि साले पीछे खड़े थे, पर्दे के पीछे खड़े थे, बिहाइंड द कर्टन, और वेट कर रहे थे इसके हाथ लगाने का। तो ऐसा नहीं है क्या कि भाई पुलिस ऑफिसर केवल तभी नहीं आएगा जब वो ऑफेंस हो चुका होगा। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि अगर उसे मालूम पड़ जाता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, कुछ पर्सन्स प्लानिंग कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की, तो उसे रोकने की ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की। ऐसा नहीं कि हो जाने दे ऑफेंस फिर चलेंगे, नहीं। इसलिए तो हेडिंग दिया है, क्या हेडिंग दिया है? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब रोकने के पावर। एंड फिर उस मैटर पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपने एविडेंसेस फाइंड आउट करेगा, अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बनाकर किसको सबमिट कर देगा? मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देगा। यार सीधी सीधी सी बात है। आप समझे मेरी बात? चलिए अब हम प्रोविजंस ले लेते हैं एकदम से। देखें क्या बोला है कि सबसे पहले पावर किसके पास है? पुलिस ऑफिसर के पास। किस पर्पस से दिए हैं? प्रिवेंट करने के पर्पस से। कौन सा ऑफेंस? बोले कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस? बोले कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस ऑफिसर को अगर इंटीमेशन मिलती है कि कुछ पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन मिली है? दे आर डिजाइनिंग टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, डिजाइनिंग का मतलब समझ में आ गया ना, प्लानिंग टू कमिट। फिर क्या बोला है? तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देगा। किसको? उसके सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स को, या उन पर्सन्स को, उन ऑफिसर्स को इंटीमेट कर देगा जिसकी ड्यूटी बनती है उस ऑफेंस को रोकने की। अगर उसकी खुद की ड्यूटी बनती है ये ऑफेंस रोकने की तो वो खुद से काम करेगा, बट अगर उसकी सुपीरियर अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है वो सुपीरियर अथॉरिटी को इंटीमेट कर देगा। जैसे मान लो कोई हवलदार है तो वो भी पुलिस ऑफिसर यार, है ना। अब उसे मालूम पड़ा कि कुछ आतंकवादी बैठे हैं जो गलत काम करने वाले हैं, तो यार वो हवलदार के पास डंडा होता है और डंडा लेके कैसे रोकने चले जाएगा? तो ऑब्वियसली वो आकर अपने सुपीरियर्स को बताएगा या उन ऑफिसर्स को बताएगा जिनकी ड्यूटी बनती है। बोले काय की ड्यूटी बनती है? उस ऑफेंस को रोकने की ड्यूटी बनती है, उनको बताएगा आकर। ठीक है, फिर क्या बोला है? पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट। इट मीन्स पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है। वैसे भी ऑफेंस कौन सा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस।
कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में हमने क्या पढ़ा है, पुलिस ऑफिसर को तो राइट होता है। बोले काय का राइट होता है, बोले अरेस्ट करने का राइट होता है ना यार, कर लेगा अरेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वो बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट कर लेगा। अदर दूसरे तरीके से, अगर किसी दूसरे तरीके से उस ऑफेंस को रोकना पॉसिबल नहीं है तो 4 चीज पढ़े। पहला, पावर है पुलिस ऑफिसर के। दूसरा, किस चीज की पावर है, ऑफेंस को रोकने के। तीसरा, कौन सा ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। फोर्थ, उसे क्या मिली है, इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया नहीं, दे आर डिजाइनिंग टू कमिट। फोर्थ, तो वो क्या करेगा, तो बोले जाकर अपने सुपीरियर को बताएगा या उन पर्सन को बताएगा जिनकी ड्यूटी बनती है। एंड अगर उसकी खुद की ड्यूटी बनती है तो खुद से काम कर लेगा। एंड फिर क्या, बोले अगर जरूरत लगती है तो वो उन व्यक्तियों को जाकर अरेस्ट कर सकता है, इवन विदाउट वारंट। फिर क्या, बोले वही चीज है हमने पढ़ा था, वारंट अरेस्ट करने के बाद किसी भी पर्सन को मैक्सिमम कब तक डिटेन करके रख सकते हैं, बोले 24 आवर्स तक। तो इसे भी आप 24 आवर्स तक डिटेन करके रख सकते हो। एंड विद इन 24 आवर्स आपको इसे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना है। याद आया, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है तो उसके डिटेंशन के ड्यूरेशन को 15 दिन तक के लिए बढ़ा सकता है। और अगर उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं जिसे इसे सजा सुनाने का राइट है तो वो 60 डेज तक के लिए बढ़ा सकता है। क्या तुम्हें याद है, ऐसा पढ़ा था अपन ने? चले, तो यहां वही दिया है, 24 आवर्स में आपको उसे करना है। एंड 24 आवर्स में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, क्या जर्नी में जो टाइम लगा है वो काउंट नहीं करते हैं, एंड दूसरा पब्लिक हॉलीडेज को काउंट नहीं करते हैं। हो जाएगा ये। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता बेटा। क्या क्वेश्चन आता है कि जैसे आया कि बोले शर्मा जी जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं एंड उन्हें अपने मुखबिर से, उन्हें अपने विश्वसनीय सूत्रों से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि क्या, कि कुछ पर्सन डकैती डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन इसी तरह से आता, बोले क्या, कि बोले शर्मा जी को मालूम पड़ा है कि कुछ पर्सन जो है वो डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं। अब बताओ शर्मा जी की पावर क्या है, वो उस ऑफेंस को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बोले यार वो उस ऑफेंस को रोकने के लिए वहां जा सकते हैं ना, एंड उन व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं ना। बट लिखेंगे अपन पूरा क्या, कि इफ एनी पुलिस ऑफिसर रिसीव्स एनी इंफॉर्मेशन accordingly some persons are designing to commit any cognizable offense, then his duty is to intimate to his superior authority or any other police officer whose duty is to prevent such kind of offenses, and he is also having right to arrest such persons without warrant if other course of actions are not available to him, and within 24 hours from the date of arrest, from the time of arrest he must be produced before magistrate। तो मैंने पॉइंट बेटा सारे कवर किए, बोलते समय मैंने पॉइंट सारे कवर किए, बट मैंने एकदम बुकिश लैंग्वेज या नोट्स की लैंग्वेज नहीं बोली। आपको भी आंसर लिखते समय यही ध्यान रखना है, आपको पॉइंट सारे कवर करने हैं। बट जरूरी नहीं है कि एज इट इज आप रट के लिखो, जरूरी नहीं है कि ऐसा का ऐसा आप लिखो। आप पॉइंट सारे रिकॉल कर लो, पॉइंट सारे याद कर लो, फिर सेंटेंस आप खुद का बनाओ। सेंटेंस आपको रटने की जरूरत नहीं। आप समझे मेरी बात? चलिए नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, अब ये हेडिंग बोलता है इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर। सबसे पहले आप वेट्स एंड मेजर का मतलब समझें। वेइंग मशीन होती ना जो वेट करने के काम आती है, मेजरिंग इक्विपमेंट होते हैं ना जो मेजर करने के काम आते हैं। बोले इनकी बात यहाँ क्यों हो रही है, तो बेटा हमारी डेली लाइफ के अंदर हम कई सारे ऐसी चीजें परचेस करते हैं जिनको सेल किया जाता है वेट एंड मेजरमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल हम दूध लेने जाते हैं, दूध भी हमें मेजर करके दिया जाता है। हम पेट्रोल खरीदने जाते हैं, वो भी हमें मेजर करने दिया जाता है। आपने स्कूल यूनिफॉर्म स्टिच करवाई होगी तो कपड़ा भी आपको मेजर करके दिया गया होगा। हम किराने का कोई भी सामान लेकर आते हैं, वो सारी चीजें कैसे की जाती है, वेट करके दी जाती है, मेजरमेंट करके दी जाती है। हम शुगर परचेस करने गए, हमने बोला 1 kg शुगर दे दो, तो 1 kg वो वेट करके देगा। हम शर्ट का कपड़ा परचेस करने लग गए तो हमने रेडीमेड शर्ट भी परचेस की तो हम उससे साइज मांगते हैं कि इस साइज की हमें शर्ट अवेलेबल करा दो, तो उस साइज की वो हमें शर्ट दे देता है यार। सीधी सी बात है। इसका मतलब हमारे डेली लाइफ में हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं सब वो वेट एंड मेजर से किए जाते हैं।
आप समझे मेरी बात? हमारी डेली लाइफ में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं सब वेट एंड मेजर करके दिए जाते हैं। इवन हमारी क्लास भी टाइम के हिसाब से चलती है, 1 आवर। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर को यह इंटीमेशन मिलती है कि कोई पर्सन जो है जो कि वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहा है, पुलिस ऑफिसर को ये इंटीमेशन मिलती है कि कोई पर्सन जो है जो कि वेट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहा है, उसके वेट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट फॉल्स हैं। फॉल्स है मतलब झूठे हैं, झूठे हैं मतलब गलत हैं, गलत है मतलब जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। फॉल्स है मतलब इनके रिलेशनशिप में जो लॉ बनाया गया था कि इस लॉ के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं है। बोले क्या मतलब? जैसे 1 किलो में कितने किलोमीटर होते हैं? अच्छा, 1 किलो में किलोमीटर नहीं होते, तो 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कितने मिलीग्राम होता है? 10,000। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होना चाहिए, बट एक्चुअली जो व्यक्ति, एक ट्रेडर जो है जो कि गुड्स सेल कर रहा है, वो गुड्स सेल करते समय उसके 1 kg के अंदर मालूम पड़ा वो 900 ग्राम ही दे रहा है। आप समझे मेरी बात? सबसे ज्यादा देखा जाए तो ये बोला जाता है कि ये चोरी करते हैं पेट्रोल पंप वाले। हमें मीटर में दिखता है कि उसने हमें 1 लीटर पेट्रोल दिया, बट एक्चुअली 1 लीटर आता नहीं है, 20-30 पॉइंट मार ही लेते हैं वहां पर वो भी, और हमारी आंखों के सामने हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। हम सब्जी लेने गए, कई बार सब्जी वाला तो बाट से हमें वेट करके दे देता है, फिर भी हम लेकर आ जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि हमारे डेली लाइफ के अंदर जो भी वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, डेली लाइफ के अंदर जो भी वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज करके, अगर कोई पर्सन फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमें कोई चीज सेल कर रहा है, तो यार वो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है ना, यार वो तो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है ना, नहीं क्या? हाँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस फ्रॉड को पकड़ने के पर्पज से हम एक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर यही दिया है, बोले क्या कि पुलिस ऑफिसर को ये इंटीमेशन मिलती है। पहले मैं मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूं, फिर ये अपन पढ़ लेते हैं। पुलिस ऑफिसर को क्या मिलती है? बोले इंटीमेशन मिलती है। बोले क्या इंटीमेशन मिलती है? कि एक पर्सन जो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहा है, एक पर्सन जो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहा है, वो इक्विपमेंट कैसे हैं? फॉल्स हैं। फॉल्स है मतलब झूठे हैं, झूठे हैं मतलब गलत है। ठीक है, मतलब जो लॉ बनाया गया है, आप सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे लीगल मेट्रोलॉजी, एक एक्ट पढ़ोगे लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर यह बताया गया है कि जो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट होते हैं उनका एक्चुअली स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उनका एक्चुअली मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, वो बनाए गए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज करता है तो उसकी तो ड्यूटी बनती है। बोले क्या ड्यूटी बनती है? तो बोले ये बनाए गए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली रख। अब पुलिस ऑफिसर को इंटीमेशन मिली, बोले क्या इंटीमेशन मिल गई? कि बोले कोई पर्सन जो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहा है ना, वो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट फॉल्स हैं। फॉल्स है मतलब बनाए गए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो उस प्लेस पर एंट्री ले जहां पर वो बिजनेसमैन काम कर रहा है, वो उस प्लेस पर जाकर एंट्री ले एंड वहां जाकर चेक करे, वहां जाकर इंस्पेक्ट करे, वहां जाकर सर्च करे क्या कि जो उसे इंफॉर्मेशन मिली वो वाकई सही है क्या यहाँ कोई ऐसे वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं जो लॉ के प्रोविजंस के क्या जा रहे हैं अगेंस्ट। बोले हाँ, तो वो उन इक्विपमेंट को क्या कर सकता है? सीज कर सकता है, अपनी कस्टडी में ले लेगा, अपने पोजीशन में ले लेगा एंड फिर उसके बाद उसका केस बनाकर, उसकी रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने रखेगा। ये प्रोविजन है। प्रोविजन समझ में आया आपको? एक बार वापस बोलता हूं, फिर यहां जो लिखा है एक एक पॉइंट में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। बोले क्या इंफॉर्मेशन मिली पुलिस ऑफिसर को? कि कोई पर्सन फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहा है। तो क्या पुलिस ऑफिसर उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ भी कर सकता है? बोले कम से कम इंस्पेक्शन तो कर ले, वहां जाकर उन चीजों को चेक तो कर ले। तो पुलिस ऑफिसर वहां जाएगा, उन चीजों को क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करने के बाद पुलिस ऑफिसर को लगा हाँ वाकई ये तो फॉल्स है, तो पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी कस्टडी में ले लेगा, मतलब सीज कर लेगा। फिर क्या? तो बोले उस व्यक्ति का केस बनाया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो सारी चीजें मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाएगी।
ठीक है, तो ये सर्च वारंट से रिलेटेड हुआ क्या? हाँ। यहां पुलिस ऑफिसर को सर्च करना है क्या? हाँ। तो यहां सर्च वारंट वाले पावर है क्या? हाँ। बट सर्च वारंट की उसे इश्यू नहीं है, वो बिना वारंट के जाकर सर्च कर सकता है। यहां उसे वारंट की नेसेसिटी नहीं है, वो बिना वारंट जाकर भी वहां चीजों को चेक कर सकता है। आप समझे मेरी बात? अब अपन देख लेते हैं, है ना। तो बोल दिया है एनी पुलिस ऑफिसर, मतलब सारे पुलिस ऑफिसर जो किसी भी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं। तो पहला पॉइंट तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पावर कौन से पुलिस ऑफिसर के पास अवेलेबल है। तो बोले पावर अवेलेबल है ना पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास, है ना। फिर वो कैसे? विदाउट वारंट। वो ये काम कैसे कर सकता है? विदाउट वारंट। क्या कर सकता है? बोले एंटर एनी प्लेस, किसी प्रीमाइसेस में, किसी बिल्डिंग में, किसी जगह पर एंट्री ले सकता है। बट कौन सा प्लेस? जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा हो। जैसे इंदौर वाला पुलिस ऑफिसर है ना, अब उसे इंटीमेशन मिलती है कि इंदौर का कोई ट्रेडर फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहा है, और वो जो उसके इंदौर के ट्रेडर की शॉप है वो उसके पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ रही है, तो वो जाकर वहां एंट्री ले सकता है। बट अगर गलत काम इंदौर में हो रहा है, फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट इंदौर के हैं और भोपाल के किसी पुलिस ऑफिसर को इंटीमेशन मिली है, तो यहां इंदौर आकर वो ये काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं। आप समझे मेरी बात? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें यह देखना है तो पुलिस ऑफिसर हो जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हो, दूसरा उसे इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई व्यक्ति फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहा है, तीसरा क्या? तो वो विदाउट वारंट के एंट्री ले सकता है, बिना सर्च वारंट के जाकर एंट्री ले सकता है ना। एंड वहां उन चीजों को इंस्पेक्ट करेगा, वहां उन चीजों को सर्च करेगा। किनको? उन वेट्स एंड मेजरमेंट को जिनके लिए उसे इंटीमेशन मिली थी कि ये फॉल्स हैं। किनको? बोले उन वेट्स एंड मेजरमेंट को जिसके लिए उसे इंटीमेशन मिली थी कि ये सब क्या है? फॉल्स है। वहां जाकर चेक करेगा। आप समझे मेरी बात? फिर चेक करने के बाद अगर उसे लगता है कि हाँ वाकई में ये सारी चीजें, ये वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसके पास ये मानने का सफिशिएंट रीजन है कि ये कैसे हैं? फॉल्स हैं, तो उन्हें क्या कर लेगा? वो सीज कर लेगा। उन्हें क्या कर देगा बेटा? वो सीज कर देगा। एंड सीज करने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट की जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं इस पर, ठीक है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आया वो मैं समझा रहा हूं। प्रोविजन मैं आपको 2-3 बार समझा चुका हूं, मैंने रिवाइज भी करवाने की कोशिश की है। होपफुली आप मेरे साथ रिवाइज करते जा रहे हो, है ना। चलिए अब क्वेश्चन किस तरह से आता है? बोले पुलिस ऑफिसर को इंटीमेशन मिली है कि जो शर्मा जी हैं जिनकी किराने की दुकान है वहां पर जो वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो फॉल्स हैं। देन पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के पहुंच गया और उसने देखा वाकई वो सारी चीजें फॉल्स हैं, तो पुलिस ऑफिसर ने शर्मा जी को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया है। क्या शर्मा जी के पास एज अ पुलिस ऑफिसर राइट है? आप बताएं। क्वेश्चन नहीं सुना हो मेरा ढंग से तो रिवाइंड करके वापस से सुनना, मैं आंसर बता रहा हूं। तो मैंने बोला कि उसने पुलिस ऑफिसर ने शर्मा जी को अरेस्ट कर लिया विदाउट वारंट। यहां अरेस्ट का तो बोला ही नहीं ना कुछ, यहां तो काय का है? उस कमोडिटी को, उस इंस्ट्रूमेंट को सीज करने का। अरेस्ट का तो एक वर्ड नहीं आया अरेस्ट नाम से, तो यहां तो कंफ्यूज करने के लिए यही तो देते हैं कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के पहुंच गया है और उसे लग गया ये सारी चीजें गलत हैं, तो वो उसे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने का पावर नहीं दिया है, यहां सर्च करने का, एंड सर्च करने के बाद सीज करने का। सीज किसको करोगे? उन फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट को करोगे ना, कि शर्मा जी को सीज कर लोगे? नहीं, अब उन फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट को सीज करके लेकर आएंगे। आप समझे मेरी बात? तो यहां क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में कहीं भी घुमा देते हैं। तो जैसे यहां दिया है विदाउट वारंट सर्च करने के एंड सीज करने के पावर, अरेस्ट वर्ड दिया ही नहीं है यहां। समझ में आए? चलो नेक्स्ट क्या दिया आपने को? सबसे पहले हम कॉग्निजेंस वर्ड का मीनिंग देखते हैं, है ना। हेडिंग है हमारा कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले हम कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब देखते हैं।
कॉग्निजेंस वर्ड का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, कॉग्निजेंस वर्ड का अगर आप नॉर्मल मीनिंग देखोगे तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है बेटा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नोटिस। तो अगर मुझे किसी चीज का कॉग्निजेंस है, इट मीन्स मुझे किसी चीज की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, सूचना है, नॉलेज है, नोटिस है, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। बट अगर कॉग्निजेंस वर्ड दिया है किसी ऑफेंस के रिलेशनशिप में, कॉग्निजेंस वर्ड दिया है किसी मजिस्ट्रेट के रिलेशनशिप में, जनरली तो इसका मतलब नॉलेज होता है, बट अगर ऑफेंस वर्ड दिया गया है किसी मजिस्ट्रेट के रिलेशनशिप में, किसी ऑफेंस के रिलेशनशिप में, तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है जुडिशियल नॉलेज ऑफ ऑफेंस, जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑफेंस। तो ऑफेंस कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जुडिशियल नॉलेज, जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑफेंस, मतलब जुडिशियल हियरिंग। हियरिंग बताया था ना मैंने, हियरिंग मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करना, हियरिंग मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करना। तो यहां यही बोला है कि नॉर्मली तो कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब होता है नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, सूचना होती है। लेकिन अगर कॉग्निजेंस वर्ड दिया हुआ है, किसके रिलेशनशिप में दिया है? तो बोले किसी ऑफेंस के रिलेशनशिप में या मजिस्ट्रेट के रिलेशनशिप में दिया है, तो वहां कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब होता है जुडिशियल नॉलेज ऑफ एन ऑफेंस, मतलब लीगली, जुडिशियली मजिस्ट्रेट को एज अ पार्ट ऑफ कोर्ट किसी ऑफेंस का क्या लेना? नॉलेज लेना, इंफॉर्मेशन लेना, सूचना लेना। ठीक है, इट मींस वो हियरिंग स्टार्ट करे, इट मींस वो अपना माइंड मेकअप करे, किस बात के लिए? कि हां ऑफेंस हुआ है और अब क्या स्टार्ट करना चाहिए? ट्रायल। ऑफेंस हुआ है और अब क्या स्टार्ट करना चाहिए? ट्रायल। मतलब वो अपनी तरफ से स्टेप्स उठाए, वो अपनी तरफ से लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने की स्टेप्स उठाए, वो होता है कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, है ना? तो मेकिंग अप ऑफ माइंड टू स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग्स या स्टेप्स लेना। काहे के लिए स्टेप्स लेना? लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के लिए। मैं कह सकता हूं, आप भी समझ सकते हो, ये सब इंक्वायरी का पार्ट है। ये सब किसका पार्ट है? इंक्वायरी का। हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? कि भाई मजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी भी करता है और ट्रायल भी करता है। ट्रायल मतलब तो हियरिंग हो गई, ओपन कोर्ट के अंदर सारी चीजें स्टार्ट हो गई, वो ट्रायल होता है। बट इंक्वायरी में वो होमवर्क करता है ना, तो इंक्वायरी में ही वो ये चेक करता है कि हाँ ऑफेंस हुआ है या नहीं, प्राइमा फेसिया केस बन रहा है या नहीं, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, वो इस मैटर को सॉल्व कर सकता है या नहीं, सीआरपीसी के कौन से प्रोविजन लग रहे हैं, टाइम बार्ट तो नहीं हो गया है केस, लिमिटेशन पीरियड खत्म तो नहीं हो गया इसका। तो ये सारी चीजें वो चेक करता है, एंड चेक करने के बाद जब वो अपना माइंड मेकअप कर लेता है, हाँ ऑफेंस हुआ है, एंड अब मुझे जुडिशियली इन चीजों का नॉलेज लेना चाहिए, इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, कैसे ऑफेंस हुआ है, क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, तब एक्चुअली स्टार्ट होती है हियरिंग। तो कॉग्निजेंस ये एक सिंपल वर्ड होता है, डिक्शनरी मीनिंग जिसका नॉलेज या इंफॉर्मेशन होती है। एंड दूसरा, अगर ये किसके रिलेशनशिप में दिया हुआ है, तो भले किसी ऑफेंस के रिलेशनशिप में दिया है या मजिस्ट्रेट के रिलेशनशिप में दिया है, इट मींस जुडिशियल नोटिस ऑफ द ऑफेंस। आपको समझ में आई मेरी बात? इट मींस टेकिंग स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। अब इसको हम यहां देखते हैं, यहां पर भी क्या दिया है? बोले यही तो दिया है, क्या? कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, है ना? क्या दिया हुआ है बेटा? कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसका मतलब कब मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस के रिलेशनशिप में लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेगा, कब मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का जुडिशियल नोटिस लेगा, कब मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस के रिलेशनशिप में हियरिंग स्टार्ट करेगा। दैट इज टेक्निकली नोन एज कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। आपको समझ में आई मेरी बात?
तो उसका प्रोविजन देख लेते हैं। सेक्शन कौन सा दिया है बेटा? 190 दिया है। बोले मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस तभी करता है जब ये कंडीशंस फुलफिल होती हो। जो आगे की हम कंडीशंस आपको बता रहे हैं, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं करेगा। तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस तभी करता है जब ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं कर सकता। आपको समझ में आया? अब बोले क्या कंडीशन है? तो बोला है कोई भी मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास वाला है या सेकंड क्लास वाला है जिसे स्पेसिफिकली ऑथराइज किया हो, वो कॉग्निजेंस तभी करता है जब उसे कंप्लेंट मिली हो। जो हमने एक्ट स्टार्ट किया था जब कंप्लेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, चलो रिकॉल करते हैं। क्या कंप्लेंट की डेफिनेशन थी? तो हमने बोला था एलिगेशंस होता है जो ओरल या राइटिंग में लगाए जाते हैं किसी नोन या अननोन पर्सन के अगेंस्ट कि उसने क्या किया है, कोई ऑफेंस किया है। एंड एलिगेशंस लगाने का पर्पस हमारा होता है कि हमें रिलीफ मिले। तो जब कोई विक्टिम, जब कोई एग्रीव्ड पर्सन आकर कंप्लेंट फाइल करता है मजिस्ट्रेट के पास, तब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस करता है। तब मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस की हियरिंग स्टार्ट करता है, उस ऑफेंस को जुडिशियली नॉलेज में लेता है। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट मिली हो। हमने ये भी पढ़ा था पुलिस रिपोर्ट को कब ऑफेंस कंप्लेंट मानते हैं, कब नहीं मानते हैं। तो हमने बोला था पुलिस रिपोर्ट में अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो कंप्लेंट है। पुलिस रिपोर्ट में अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो वो कंप्लेंट नहीं है। अरे याद आ रहा है क्या? तुम्हें याद है? ऐसा पढ़ा था पन्ने। फिर क्या बोला है? पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे, तो मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंप्लेंट भी होती है, पुलिस कंप्लेंट भी होती है। तो पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी व्यक्ति ने आकर इंफॉर्मेशन दी है कि भाई ऑफेंस हुआ है और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो रहा है, बोले हाँ लग तो रहा ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेंस स्टार्ट कर देगा। एंड लास्ट, खुद की जानकारी के आधार पर, खुद की जानकारी के आधार पर, मतलब उसे खुद से लग रहा है कि ऑफेंस हुआ। हो सकता है उसने ऑफेंस होते हुए देखा हो सकता है उसकी प्रेजेंस के अंदर ऑफेंस हुआ हो सकता है उसे अदरवाइज नॉलेज हो खुद से। तो इन चार कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी होती है तब जाकर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कर सकता है। बोले कौन कौन सी चार कंडीशन है? तो बोले पहली कंडीशन यही है कि उसके पास कंप्लेंट आई हो, जैसा हमने कंप्लेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास पुलिस रिपोर्ट आई हो। तीसरी कंडीशन ये है कि उसके पास पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी व्यक्ति ने इंटीमेशन दी हो। चौथी कंडीशन ये है उसे खुद सपना आया हो, उसे खुद से मालूम पड़ा हो कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो कॉग्निजेंस स्टार्ट कर सकता है। आप समझे मेरी बात? चले, अब क्या हुआ कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कॉग्निजेंस स्टार्ट किया है एंड इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस ऑफिसर थी या खुद से किया है, इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने नहीं दी थी, खुद से किया है। जैसे क्या है? बोले शर्मा जी मजिस्ट्रेट हैं, है ना, शर्मा जी मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास वर्मा जी ने इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी? कि चोपड़ा जी ने कोई ऑफेंस किया है। क्या वर्मा जी पुलिस ऑफिसर हैं? नहीं है। इट मींस इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम अ पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। समझे मेरी बात? तो भी मजिस्ट्रेट स्टार्ट तो कर सकता है ना। फिर सेकंड कंडीशन क्या? बोले सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि शर्मा जी को खुद से लगे, शर्मा जी को खुद से लगे। क्या लगे शर्मा जी को खुद से? कि हाँ उनके सामने कोई ऑफेंस हुआ है, उनकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में या तो ऑन हिज ओन मोशन या पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी ने इंटीमेट किया था, इसलिए अगर वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं किसके अगेंस्ट? चोपड़ा जी के अगेंस्ट। अगर पुलिस ऑफिसर ने बताया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंप्लेंट आई थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चलती थी वैसी चलेगी। बट बाकी के दो केस है ना कि उसको खुद से लग रहा हो या क्या इंफॉर्मेशन दी हो, पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी हो। तो बोले तो क्या? तो बोले तो ये कि फिर जैसे चोपड़ा जी के अगेंस्ट कॉग्निजेंस लेना है ना, चोपड़ा जी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी है ना, तो हम चोपड़ा जी को ऑप्शन देंगे। क्या ऑप्शन देंगे? कि चोपड़ा जी चाहें तो बोल सकते हैं कि ये लीगल प्रोसीडिंग शर्मा जी के पास नहीं चलाई जाए। क्यों? इन्होंने तो खुद से ये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की है ना। मे बी पॉसिबल कि ही इज इंटरेस्टेड इन दैट मैटर। हो सकता है वो पार्शियलिटी कर ले,
जब वो व्यक्ति खुद से काम कर रहा है तो वो तो यही मान के चल रहा है ना इसने ऑफेंस किया है, तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन किस तरह से करेगा? बोले यार नहीं कर पाएगा। इसलिए एक्यूज पर्सन के पास ये राइट होता है, वो बोल सकता है बोले यार मेरी प्रोसीडिंग्स है ना, आप किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करो, मैं केस स्टार्ट करवाने से मना नहीं कर रहा है, बट क्योंकि इसने खुद ये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किए, पुलिस वाले ने आकर बोला नहीं, कोई कंप्लेंट आई नहीं, पुलिस के अलावा किसी ने बोला या ये खुद से कर रहा है तो यार इसका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, ये पार्शियलिटी कर सकता है, आप मेरा केस किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करवाओ। तो अगर चोपड़ा जी ऐसा बोलते हैं तो फिर वो केस किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास कंटिन्यू किया जाएगा। आपको समझ में आई मेरी बात? चलिए, वेरी गुड।